Hello everyone, this is Yash. I welcome all of you to this new video. In this video, we are going to discuss about the most common grammatical mistakes that students need to avoid while doing writing task 2. जब हम writing task 2 की बात करते हैं, students need to be very well acquainted with two main things. One is the pattern that we have already discussed in our last two videos, जिसमें मैंने आपको एक complete task 2 करा हुआ भी दिखाया था और हमने पूरी डिटेल में उसको डिस्कस भी करा है. सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग जो स्टूडेंट्स को अवेयर रहना जरूरी है जिसके बारे में, दैट इज द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो अक्सर वो कर बैठते हैं. तो उन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को मैंने शॉर्टलिस्ट करा है जो हम जनरली देखते हैं कि स्टूडेंट्स की वो राइटिंग में पाई जाती हैं. तो इन मिस्टेक्स को हम टर्न बाय टर्न डिस्कस करते हैं. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. एज यू कैन सी, द यूज ऑफ फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस. Actually, there are four conditional sentences in our English language: zero conditional, first conditional, second conditional, and third conditional. जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है वो हमारे टास्क में काफी यूज होता है. इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो ये रहता है. इफ मीन्स आप कंडीशन रख रहे हो एज कंडीशनल सेंटेंस है तो यहाँ पे कंडीशन रखी जाएगी, एक शर्त रखी जाएगी. जो वो कंडीशन रखी जाती है वो जनरली आप इफ के साथ बनाते हो और उसके बाद कोमा डाल के आप इनका यूज कर लेते हो. विल, शैल, कैन में प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. व्हाट हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम, स्टूडेंट्स मिस्टेक ऐसे करते हैं. जो स्टूडेंट्स एक्चुअली फर्स्ट ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, अपनी हिंदी टू इंग्लिश या पंजाबी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, उनकी ये वाली मिस्टेक उनकी अक्सर देखने को मिलती है. रीजन, जब वो अपनी लैंग्वेज में सेंटेंस को सोचते हैं, सपोज जैसे ये वाला सेंटेंस हम पढ़ते हैं, इफ द स्टूडेंट्स जो ये फला फर्स्ट रॉन्ग सेंटेंस है ये लिखा जाता है, एंड दिस इज द सेम काइंड मींस इसी तरह की उनकी मिस्टेक रहती है. वो यहाँ पर विल का यूज करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि जब वो इसको अपनी हिंदी या पंजाबी में सोचते हैं तो उनको लगता है कि ये फ्यूचर का सेंटेंस बन रहा है. जैसे अगर लोग एक्सरसाइज करेंगे तो वो फिट रह सकेंगे. बट जब आप इसको इंग्लिश में सेंटेंस को बनाते हो तो ये एक कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें आप जो कंडीशन रख रहा है सेंटेंस उसको आपको प्रेजेंट में रखना होता है. इफ द पीपल टेक एक्सरसाइज, इफ जैसे यहाँ पर लिखा गया फर्स्ट फॉर्म एस सी एस, यहाँ पर एक जस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करके रखा गया है. बट आपको इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करना है, जो सेंटेंस जिस क्लॉज के साथ हमने कंडीशन रखनी है उसको हमने प्रेजेंट में रखना है. उसके बाद आपने कॉमा डालना है और कॉमा डालने के बाद हम इसको विल, शैल, कैन या मे किसी के साथ भी हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं एज पर द नीड. जैसे ऊपर सेंटेंस है इफ द पीपल विल टेक एक्सरसाइज, ये गलत है. फिर जनरली स्टूडेंट्स की एक टेंडेंसी रहती है, तो जैसे वो हिंदी पंजाबी में सोचते हैं तो अगर लोग ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो वो तो के लिए देन के यूज करते हैं. बट यू डोंट नीड टू यूज इट हियर. आपको कनेक्टर जो है वो मतलब जो आप हिंदी पंजाबी में सोच रहे हो उसके लिए आपको सिर्फ यहाँ पर कोमा का यूज करना है. तो दैट सर्व्स दैट पर्पस. जो आप कहना चाहते हो वो कोमा ही कहता है, देन के साथ आपको आपको इसको यूज नहीं करनी है. राइट, आई होप दिस इज क्लियर. द नेक्स्ट a very big mistake that students are generally found to commit is the wrong use of abroad. abroad को वो गलत कैसे यूज करते हैं? सपोज अगर वो उन्होंने abroad के लिए सेंटेंस बना रहे हैं तो वो ये भी लिख सकते हैं, आई एम गोइंग नेक्स्ट ईयर, आई एम गोइंग टू अब्रॉड. नो, दिस इज रॉन्ग. आपको अब्रॉड से पहले एक्चुअल में कोई प्रीपोजिशन नहीं लगानी होती एक्सेप्ट फ्रॉम. फ्रॉम को छोड़कर आप इसके आगे कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाते. टू अब्रॉड भी नहीं, इन अब्रॉड भी नहीं और एट अब्रॉड भी नहीं. सपोज अगर कोई अब्रॉड रह रहा है तो आप ऐसे कहते हो ही लिव्स अब्रॉड. यू डोंट से ही लिव्स इन अब्रॉड या और ही लिव्स एट अब्रॉड. दिस इज रॉन्ग. तो अब्रॉड से अगर ये कहना चाहते हो तो यू कैन यूज फ्रॉम अब्रॉड. ओनली दिस इज देयर इन एग्जिस्टेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज. इसके अलावा आपको अब्रॉड के साथ कोई और प्रेपोजिशन यूज नहीं करनी. नेक्स्ट और एक मिस्टेक है दैट वन ऑफ द. जब स्टूडेंट्स वन ऑफ द यूज करते हैं, ये मिस्टेक कॉमनली पाई जाती है स्पीकिंग और राइटिंग दोनों में. जब आपने
वन ऑफ द यूज करना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि वन ऑफ द के बाद आपको प्लूरल नाउन यूज करना होता है। यहाँ पर नाउन तो प्लूरल यूज हुआ है, राइट। वन ऑफ द कजन्स, बट आप कजन्स को देख के आगे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हो। यहाँ पर आपको आर नहीं, यहाँ पर आपको इज चाहिए, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट वन कजन, वन ऑफ द कजन्स, कजन्स में से एक पर्सन की बात कर रहे हो। सो इट बिकम्स इट नीड्स सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हियर। तो जैसे यहाँ पर दो सेंटेंसेस लिखे हैं, एक वन ऑफ द कजन्स आर, स्टूडेंट्स आर के साथ भी मिस्टेक्स कर लेते हैं, या वन ऑफ द कजन इज, उनको लगता है वन की बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स जनरली यहाँ पर सिंगुलर नाउन यूज कर लेते हैं, मीन्स यहाँ पर एस नहीं लगाते, और फिर आगे वो गड़बड़ हो जाती है। तो दिस इज हाउ यू नीड टू राइट दिस kind of sentences. One of the cousins is very close to me. Now, fourth, the use of comparative sentences. This is a very, very common mistake that we find in students writing and speaking both. राइटिंग में जब इसकी बात करते हैं, दो अभी तक हमने टास्क वन स्टार्ट नहीं करा है, बट आप जब इसको अंडरस्टैंड करते हैं तो आप ये देखिए कि टास्क वन में भी इसका बहुत अच्छा यूज होता है, और बहुत ही ज्यादा इसको रॉन्गली यूज भी करा जाता है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मोर के साथ उनकी टेंडेंसी रहती है एक एज कम्पेयर टू लगाना। जैसे ये रॉन्ग सेंटेंसेस पहले लिखे गए हैं तीनों, तो पहले पढ़ लेते हैं इनको। दीज डेज मेनी पीपल टेक मूव फास्ट फॉर एज कम्पेयर टू नो। अगर आपने मोर लगा दिया तो उसके बाद आप एज कंपेयर टू नहीं लगाते हैं। रीजन, मोर, जो मोर का यूज सेंटेंस में कंपैरिजन लाने के लिए करा जाता है, और एज कंपेयर टू इटसेल्फ यही काम करता है। तो मोर और एज कंपेयर टू को इकट्ठा लगाकर आप डबल कंपैरेटिव एक सेंटेंस में इस तरह यूज नहीं करते, तो इट बिकम्स अ रॉन्ग सेंटेंस। दूसरा हमारे पास है, दीज डेज मेनी पीपल टेक मोर के साथ फिर rather than students लगा लेते हैं। Again, this is a huge grammatical mistake that needs to be kept at bay. थर्ड मिस्टेक है मोर इजी। एक्चुअल में अगर आप देखो, मोर का यूज उन एडजेक्टिव्स के साथ करा जाता है जिनका आपको आपके पास डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री अवेलेबल नहीं होती। जैसे इजी की डिग्री हमारे पास इजियर अवेलेबल है, तो आप इसके साथ मोर को यूज नहीं करते हो। तो मोर का यूज कैसे करा जाता है, जैसे मोर इंटेलिजेंट, मोर ब्यूटीफुल, उन वर्ड्स जिनकी डिग्रीज, कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री नहीं है हमारे पास, उनके लिए हमें मोर या मोस्ट यूज करना होता है। बट जिन वर्ड्स की डिग्री अवेलेबल है उसके लिए हम मोर का या मोस्ट का यूज नहीं करते हैं। सो लेट अस सी हाउ दिस सेंटेंसेस नीड टू बी करेक्टेड। फर्स्ट जो हमने लिखा था, मैनी पीपल टेक मोर, और फर्स्ट और सेकंड को सिर्फ इसी तरह से लिखा जाना चाहिए था, मोर के साथ, और हम सिर्फ और सिर्फ देन लगाते हैं। वी डोंट नीड टू यूज एज कंपेयर टू और रादर देन विद इट। नेक्स्ट, फाइंडिंग अ गुड जॉब इज मोर इजी। जैसे मैंने अभी आपको बोल दिया, मोर इजी इज रॉन्ग, बिकॉज इजी की कंपैरेटिव डिग्री हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज इजियर, और इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री के साथ फिर हम देन का यूज करते हैं। दिस इज हाउ इट नीड्स टू बी corrected, and I have rectified it. So the last one I have is, do not use prepositions after the verb like reach, enter and visit. इन verbs के बाद आप verbs के बाद आप प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। जैसे इट इज रॉन्ग टू से दैट वी रीच टू चंडीगढ़, आई रीच्ड टू द रेस्टोरेंट, वी रीच्ड टू द ऑफिस। नो, दिस इज रॉन्ग। After reach, we don't need to use any preposition. We reached Chandigarh, we reached the zoo, or we reached wherever you want. You don't have to use preposition here. Same is with enter. Enter के साथ आप नहीं कहते we entered to the restaurant or we entered in the restaurant. So you just say that we entered the restaurant. देन वी विजिटेड, अगेन विजिटेड। तो इनके साथ आप टू का यूज या किसी भी और प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते। सो विद दिस आई एम गोइंग टू सम अप टुडेज lecture. If you want to discuss any other grammatical mistake that you feel that you are committing again and again, and somewhere समझ नहीं आ रहा कि उसको कैसे रेक्टिफाई करें, आप जो मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है उस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड मोर ऑब्वियसली मैं उसको आपको रेक्टिफाई करके आपको उसमें डिस्कस कर लिया जाएगा वो आपके साथ। नेक्स्ट वीडियो आपको टास्क 2 के किस पार्ट पर चाहिए, आप वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।
Till then, it's over. Thank you.